आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1935 का एक्ट। तो 1935 एक्ट के जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अभी अब बताना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है कि आखिर अंग्रेज़ी सरकार को 1935 एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये एक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान बना उसमें लगभग 60 से 70% जो उसके महत्वपूर्ण जो अवयव थे, जो इंग्रेडिएंट्स थे, वो हमारे संविधान में लाए गए हैं। और उसके अलावा विश्व के जो अन्य संविधान हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उससे भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल्स है वह बोरो किया गया है। तो अभी जो हम बैकग्राउंड बता रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है। पहला, कांग्रेस और राष्ट्रवादी नेतागण 1919 के एक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने 1919 के एक्ट के द्वारा डायरकी सिस्टम लागू किया, द्वैध शासन, वो पूरी तरह से फेल था, किसी काम का नहीं था। उसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाए गए थे प्रोविंस के स्तर पर, तो उसमें जो सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो ऑफिसर्स थे, खास करके आईसीएस ऑफिसर, वो बात बात में अड़चन डालते थे और इसके कारण से वह एक्ट सफल नहीं हुआ। दूसरा, राष्ट्रवादियों को इस बात का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अब उन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सिखों को भी, यूरोपियन को भी, क्रिश्चियन को भी, मुस्लिमों के अनुसारी सेपरेट इलेक्टोरेट की, मैंने कॉमनल इलेक्टोरेट की व्यवस्था किया है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया है। और इस तरह से देश को जाति में और संप्रदाय में बांटने का काम अंग्रेज कर रहे हैं ताकि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो मजबूत नहीं होने पाए। और जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अंग्रेजों ने अख्तियार किया था, उस पॉलिसी के तहत में वो काम कर रहे थे और इससे राष्ट्रवादी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए। दूसरा, आपको मालूम है कि उस 1919 के एक्ट में एक क्लॉज था कि ब्रिटिश सरकार 10 साल के अंदर में इस एक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में समीक्षा करेगी। और कायदे से तो उसे 1929 में समीक्षा करना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले 1927 में ही इसने समीक्षा करना निश्चय किया और इसलिए साइमन कमीशन को हिंदुस्तान भेजा। लेकिन उसमें एक गलती था और वह गलती ये था कि सभी वाइट मैन थे, उसमें कोई भी हिंदुस्तानी उसका मेंबर नहीं था। और इसीलिए राष्ट्रवादियों और ख़ास करके कांग्रेसियों को बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के नाराज़गी थी कि ये ऑल ब्रिटिश ऑफिसर्स या नॉमिनीज जो साइमन कमीशन में के जो मेंबर हैं वो 1919 के एक्ट का क्या मूल्यांकन करेंगे। और इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि गो बैक साइमन। और दोस्तों, इस कारण से जगह जगह प्रदर्शन हुए, उपद्रव हुए और इसी प्रदर्शन के तहत में लाला लाजपत राय को लाठी लगी और 8-10 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और इससे और ज़्यादा रोष और गुस्सा पूरे हिंदुस्तान में भड़का। इसके बाद में अंग्रेजों ने चुनौती दी थी कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिखाए और इस चुनौती को स्वीकार किया कांग्रेसियों ने। और उन्होंने 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसका कि जनरल सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑल पार्टी ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर दिया। उन्होंने फंडामेंटल राइट से लेकर के बहुत सारे अधिकार उसमें समाहित किया और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम लीग ने दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया
कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर 6 महीने के अंदर में डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो वो पूर्ण स्वराज की घोषणा करेगा। लेकिन 6 महीने के अंदर में डोमिनियन स्टेटस तो दिया नहीं गया। तो इसी कारण से लाहौर के अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए, उन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया रावी के तट पर लाहौर में। और 26 जनवरी 1930 को यह तिथि मुकर्रर किया गया जहां पर कि हिंदुस्तान के सारे लोग झंडा फहराएंगे। और इसी कारण से आप देखते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, संविधान बनाया, तो ये जो 26 जनवरी का जो पवित्र दिन था उसको गणतंत्र दिवस के रूप में सेलेक्ट किया गया। और तब से 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद अंग्रेज़ों ने कॉमनवेल्थ अवार्ड रैमजे मैकडोनल्ड जो उसमें प्रधानमंत्री था, उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलित वर्गों को सेपरेट इलेक्टेड जिस तरह से मुस्लिमों को दिया गया था उस तरह से देने का निर्णय किया। और इससे व्यथित होकर के गांधी जी ने, जो उस समय में येरावदा जेल में बंद थे पूना में, उन्होंने 1932 में 1932 उन्होंने फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जिसके कारण से बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उनके साथ में समझौता किया, पूना पैक्ट किया गया। और जो सेपरेट इलेक्टेड जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दलितों के लिए की गई थी, उसको हटा करके दलितों के लिए सीट रिजर्व करने का प्रावधान उन्होंने रखा, जिसको कि पूना पैक्ट कहते हैं। और इस तरह से जो हिंदू समाज है उसको विखंडित होने से महात्मा गांधी ने बचाया। तो दोस्तों, और आप सबको मालूम है कि 1930 में सवैज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि छात्रों ने, महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भागीदारी किया था। 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, उससे ज़्यादा भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ। तो इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि देश में मासेस को मोबिलाइजेशन करने का काम गांधी जी ने कर दिया था। अब इसी कारण से अंग्रेज़ों ने राष्ट्रवादियों को, कांग्रेसियों को संतुष्ट करने के हिसाब से उन्होंने 1935 का एक्ट लाया। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि 1935 एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, फेडरेशन माने संघ। 1935 का एक्ट जो है एक व्यवस्था करता है जिसमें कि ब्रिटिश भारत और प्रिंसली स्टेट, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अविभाजित भारत के 40% हिस्से पर राजा राजवाड़ों का कब्जा था और 30% जनसंख्या उनकी थी। तो फेडरेशन मतलब संघ कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें कि ब्रिटिश भारत जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में एरिया है और जो प्रिंसली स्टेट का क्षेत्र है, दोनों मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजा रजवाड़ों ने इस विधान को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात यह थी कि इसके ठीक 4 साल के बाद में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और अंग्रेज़ अब इस स्थिति में नहीं थे कि वो प्रिंसली स्टेट्स पर दबाव बना सकें, क्योंकि अब उनको खुद मदद का दरकार था। इसलिए दोस्तों अब क्या हुआ कि फेडरेशन जो है ना, इट बिकेम नॉन स्टार्टर, इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाई। तो पहला पॉइंट यह है कि फेडरेशन का जो कंसेप्ट 1935 में लाया गया था, जिसमें कि राजा रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट हैं और जो ब्रिटिश भारत हैं, दोनों को मिला करके संघ का निर्माण करना था, वो इफेक्टिव नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांतीय स्वायत्तता। अब इस एक्ट के द्वारा जो डायरकी था, जो द्वैध शासन था 1919 का, जिसमें कि ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बदले में डायरकी को ख़त्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की स्थापना किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता। और इसके तहत में इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्रकार के डिवीज़न जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर किया गया। जैसे कि अभी आप आज़ाद भारत के संविधान में देखते हैं, सेंट्रलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं, जिसका कि उल्लेख 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसकी शुरुआत जो है कंकरेंट लिस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बेसिकली यहाँ भी कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान है 1935 एक्ट में कि डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो अब जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे उसमें चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब जो आपको मालूम है कि इस एक्ट के द्वारा फ्रेंचाइज में बढ़ोतरी किया गया था। और जैसे कि 1919 के एक्ट में बढ़ोतरी किया गया था, कुछ लोगों को जिनको 3000 रुपया जो टैक्स देते थे, रेवेन्यू टैक्स देते थे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो उस ज़माने के हिसाब से मात्र 3% लोग ही वोट देने के लायक थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा 10% और एडिशनल लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। मतलब कुल 13% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इस एक्ट के तहत में 1935 एक्ट के तहत में 1937 में चुनाव हुआ, जिसमें कि कुल 11 जो राज्य थे ब्रिटिश भारत में और विभाजित भारत में, उसमें कुल 9 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। 7 में तो उसने खुद अपने बूते हुए बनाई और 2 राज्यों में उसने दूसरे दलों के साथ मिलकर के कोalition गवर्नमेंट खड़ा किया। तो डिवीजन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि अब चुने हुए जो विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे और ये मंत्री जो है उनके जिम्मे उस विभाग का अधिकार होगा और गवर्नर जनरल के गवर्नर के मातहत वो काम करेंगे, जिस तरह से अभी राज्यों में होता है। लेकिन गवर्नर को बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर दे दिए गए थे और जब वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता तो उस समय में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है राज्यों में, उसके प्रति वो जिम्मेवार नहीं होता था, मतलब उसको सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो आप जो डिस्क्रिशनरी पावर देखते हैं इस एक्ट 1935 में, अब हम जो आज़ाद भारत का जो संविधान है उसमें हम क्या देखते हैं, 163 आर्टिकल 163 में इसका विधान है कि हालांकि जो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है उसी का छोटा रूप कहाँ है, 163 में जो राज्यों के लिए लागू है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कि केंद्र में जो आर्टिकल 74 में जो नहीं लिखा गया है वो यहां है कि इन स्पाइट ऑफ दिस प्रोविजन गवर्नर विल एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर का जो स्वाविवेक अधिकार का जो नियम बनाया गया है वो कहाँ से उन्होंने लिया, 1935 के एक्ट से। जहाँ पर कि जैसे मान ले ट्राइबल काउंसिल है किसी राज्य में, अनुसूची 5 में या अनुसूची 6 के हिसाब से, तो जब ट्राइबल काउंसिल के सुपरविजन का काम गवर्नर देखेगा उस राज्य में, तो उस समय में वो जो राज्य के जो मंत्री परिषद है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसके सलाह के हिसाब से काम नहीं करेगा, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, माने स्वविवेकाधिकार।
तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? 1935 के एक्ट से होती है। अब अगला पॉइंट हमारा यह है कि डायरकी एट द सेंटर। अब दोस्तों जो 1919 के एक्ट में डायरकी या द्वैध शासन राज्यों के लिए व्यवस्था की गई थी, तो राज्यों में तो खत्म कर दी गई, लेकिन केंद्र में उसे उठाकर रख दिया गया और जो सेंट्रल जो सब्जेक्ट थे उसको दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग जो था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का हुआ और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट का जो इंचार्ज होगा वो ब्यूरोक्रेट होगा, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल या वाइसराय, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा वो इट विल बी हेडेड बाय द इलेक्टेड मिनिस्टर्स। ठीक 1919 के एक्ट के तर्ज पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डायरकी एट द सेंटर है, इट बिकेम नॉन स्टार्टर। क्यों? कि उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि इस एक्ट के तहत में 1937 में चुनाव हुए और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो डायरकी एट द सेंटर जो अंग्रेज करना चाहते थे और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो अंग्रेज तो खुद उल्टे पैर पर खड़े हो गए, वो समर्थन जुटाने की कोशिश में लग गए, मैन एंड मटेरियल, और हिंदुस्तान से उन्हें बहुत तादाद में उन्हें मिलिट्री फोर्स चाहिए। उन्होंने जगह जगह रिक्रूटमेंट कैंप खोले। उसी तरह से हथियार बनाने के कारखाने उन्हें खोलने पड़े, लोगों को पैसे देने पड़े कि आप हमारे लिए हथियार मुहैया कराओ। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डायरकी एट द सेंटर जो इस एक्ट का जो प्रोविजन था वो उसको लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद में बाइकैमरलिज्म। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1919 के एक्ट के प्रावधान के तहत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था, एंड दैट अरेंजमेंट वाज द प्रिकर्जर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा व्हिच इज नाउ फंक्शनिंग अंडर आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 1919 में जो उन्होंने केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था किया था, तो यही बात उन्होंने क्या किया, 1935 में 6 जो राज्य थे, जो बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे, वहां पर उन्होंने क्या किया कि बाइकैमरल व्यवस्था किया। टोटल 11 राज्य थे, उसमें से 6 राज्यों में उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था किया। और ये कौन कौन से सदन थे, किस किस राज्य में किया गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक था बंगाल, दूसरा असम, तीसरा बिहार, चौथा यूपी, पांचवा मद्रास, छठा बॉम्बे। ये 6 राज्य थे जहां पर कि उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था किया। बाद के वर्षों में आपने देखा होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। ठीक है, तो अभी आप बताएं कि अभी वर्तमान में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं अपने देश में और किस किस राज्य में हैं, काम कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बहुत सारे राज्यों में इसमें था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन धीरे धीरे जैसे तमिलनाडु में था उनको ख़त्म कर दिया गया, मध्य प्रदेश में था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे राज्यों, जैसे पश्चिमी बंगाल में था उसको समाप्त किया गया कम्युनिस्टों के द्वारा। तो इस तरह से अभी जो है आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। माने केंद्र सरकार के जो बाइकैमरल पोजीशन था उसी के मॉडल पर। अब अगला पॉइंट क्या है जो मैंने अभी बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए, उनके लिए भी कॉमनल रिप्रेजेंटेशन देना चालू किया। हालांकि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए तो वो नहीं कर पाए, लेकिन महिला और लेबर क्लास के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। इस एक्ट में ये प्रोविज़न था। उसके बाद में एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ
इंडिया, आप जानते होंगे कि 1858 एक्ट के द्वारा में काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सहायता के लिए, असिस्टेंस के लिए बनाया गया था, जिसमें कि 15 सदस्य होते थे। अब उस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया और इसके बदले में कुछ जो महत्वपूर्ण जो एडवाइज़र थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए लगाया गया। इसके बाद 8वां नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, जो अभी 1919 के एक्ट में हमने देखा था कि मात्र 3% लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था, वो वोट दे सकते थे। अब 1935 एक्ट के द्वारा 10% और लोगों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस तरह से कुल 13% लोग भारत के नागरिक चुनाव में भाग ले सकते थे। इसके बाद दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो प्रीमियर बैंक है उसकी शुरुआत इसी एक्ट से होती है। उसके बाद में बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1919 एक्ट में कि फेडरल सिविल सर्विसेज, जो बाद में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना आज़ादी के बाद। अब इसके बाद इस एक्ट में यह था कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, बहुत सारे राज्यों में राज्य सिविल सेवा आयोग की स्थापना किया गया, और या संयुक्त सिविल, 2 या 3 राज्य मिलकर के भी संयुक्त सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में जो अभी आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, उसका जो प्रिकर्जर है वो कौन है? फेडरल कोर्ट। और ये संघीय कोर्ट का निर्माण भी इस एक्ट के द्वारा किया गया। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि बंगाल, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे एंड मद्रास विल हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल 11 राज्यों में से, जो ब्रिटिश भारत के 11 राज्य थे, उसमें से कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। अब इस एक्ट का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रवादी या कांग्रेस जो डिमांड कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। 1929 में तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों का, कांग्रेसियों का यह मंसूबा था कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस देगा, जैसे कि न्यूजीलैंड को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त है, और इसके पहले साउथ अफ्रीका को प्राप्त था। अब तो साउथ अफ्रीका उसमें से हट गया है कॉमनवेल्थ से। तो लेकिन इसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई प्रावधान नहीं था। और इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट। उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम पर राजी ही नहीं होंगे, आपको भारत छोड़ना होगा। और जब 1939 में अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए भारत को भी शामिल कर लिया, ब्रिटिश भारत को भी शामिल कर लिया, और यहां से करीब 25 लाख फोर्स मिलिट्री को सेकेंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया। तो कांग्रेस की यह आपत्ति थी कि आपने हम लोगों से बिना पूछे हुए कैसे हिंदुस्तान को पार्टी बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, और हमारे लाखों सैनिक जो है ना मारे जा रहे हैं। तो इसी कारण से कांग्रेस ने जो 9 राज्यों में जो उनकी सरकार चल रही थी, वो इस्तीफा दे दिया 1939 में। और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन दोनों ने अंग्रेज का जबरदस्त समर्थन किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। और जब कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दिया 9 राज्यों में, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस 1940 में मनाया। और इसके बाद ही 1940 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया था 23 जनवरी को लाहौर में।
और गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था बॉम्बे से। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ था। 9 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया था। हजारों लाखों लोग जेल में ठूस दिए गए, सारे कांग्रेसी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए जवाहरलाल नेहरू को रखा गया, 3 सवा 3 साल, 3.5 साल। क्यों? कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी के बाद जिसका कि हर समुदाय में दबदबा था, वो मास लीडर थे। और अंग्रेज चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन नेहरू जी को बंद करके रखा जाए, ताकि वह मुस्लिम लीग को आर्थिक रूप से मदद कर रहा था, पॉलिटिकली मदद कर रहा था, और अंग्रेज हिंदुस्तान को डिवाइड कर देना चाहता था, पार्टीशन कर देना चाहता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ग्रेट गेम पॉलिसी खेल रहा था, जिसमें कि पिछले 100 साल से अंग्रेज ये चाहते थे कि रूस को दक्षिण एशिया में या गर्म जल में प्रवेश होने से रोका जाए, अफगानिस्तान से आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो इस तरह से अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई एक बफर स्टेट हो जो कमज़ोर हो, जो उन पर डिपेंडेंट हो, जहाँ से वो सेना की रिक्रूट कर सकें, जहाँ पर कि उनका हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ लैंड कर सके। ऐसा देश का निर्माण वो चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण किया। इसमें किसी कांग्रेसी का कोई हाथ नहीं था। जो झूठ के जो बयानबाजी किए जाते हैं वो गलत है। अगर आप लोग और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इश्तियाक अहमद का किताब पढ़ें, जो पाकिस्तानी राइटर हैं और स्वीडन में रहते हैं, और वहीं पर वो करीब 30-35 साल तक वहाँ के यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। उनकी किताब निकली तो आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको कवर किया 1935 एक्ट में।